फिर अनिका करण की तरफ देखते हुए आगे कहती है, बाकी ओमकार हमेशा पापा के साथ रहता है, वो भी उसके लिए पिता के ही बराबर हैं। आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके सभी संस्कार पापा के हाथों संपन्न होंगे। ये सुनकर दोनों पति पत्नी का चेहरा उतर जाता है। उनके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल जाते हैं। उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनके सिर पर ऐसी बिजली गिरने वाली है। अब रोहित मारवा बड़े ही एटीट्यूड से अपने ही स्टाइल में उन दोनों को घूरते हुए कहता है, आज से ठीक 5वें दिन ये सगाई मारवा हाउस में होगी। शहर के सभी प्रतिष्ठित लोग इस रस्म का हिस्सा होंगे। याद रहे, इन दोनों की शादी के वक्त प्रीति का कन्यादान खुद रोहित मारवा करने वाला है। इसीलिए अपने दिमाग का थोड़ा आराम दें और अच्छे माता पिता की तरह व्यवहार करें, वरना आगे आप जानते ही हैं। रोहित की मीठी धमकी सुनकर श्रवण और शकुंतला दोनों के शरीर का खून जम जाता है। उनके मन में डर पैदा हो जाता है। वो अच्छी तरह समझ चुके थे कि गुलेरिया परिवार के साथ साथ मारवा परिवार भी उनके खिलाफ हो चुका है। ऐसी स्थिति में उनका एक भी गलत कदम उनकी जान के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा रोहित मारवा का प्रीति का कन्यादान करने का मतलब था, एक तरीके से रोहित मारवा ने उसे अपनी बहन मान लिया है और रोहित की बहन के खिलाफ कदम उठाना मतलब मौत की ओर जाना था। अब कुछ पलों के बाद श्रवण और शकुंतला खुद को संभालते हुए झूठी हंसी दिखाते हुए कहते हैं, हमारे इकलौते बेटे की सगाई है, भला हम कैसे पीछे रह सकते हैं। हम भी आएंगे और अपने रिश्तेदारों व दोस्तों को भी साथ ले आएंगे। आप सभी चिंता मत कीजिए, हम सभी सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद सभी एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए अच्छा वक्त बिताते हैं। अंत में खाना पीना आदि हो जाने के बाद अनिका और रोहित दोनों गुलेरिया हाउस से जाने के लिए उठ खड़े होते हैं। रोहित और अनिका बच्चों से उनके साथ वापस मारवा हाउस चलने के लिए पूछते हैं, तो रिया अपने प्यारे से चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लेकर रोहित से कहती है, डैड, हम तीनों बाकी सभी के साथ सगाई वाले दिन ही आ जाएंगे। प्लीज डैड, सिर्फ 2-3 दिन की ही तो बात है, वैसे भी हम यहाँ बहुत दिनों बाद आए हैं। तभी अनिका रिया से कहती है, क्या तुम्हें सगाई के लिए तैयारी नहीं करनी? इससे पहले कि रिया कुछ कहती, श्रेया जवाब देते हुए कहती है, यहाँ हमारे बच्चों को किस चीज़ की कमी है। रिया और सभी बच्चे सगाई की तैयारी यहीं कर लेंगे। तभी करण, नंदिनी और बाकी घर के लोग अनिका और रोहित से कहते हैं, रिया सही कह रही है, वो हमारे साथ ही आ जाएगी। एक तो कभी भी तुम दोनों हमारे साथ यहाँ नहीं रुकते, कम से कम बच्चों को तो रुकने दो। रोहित मुस्कुराकर रिया की तरफ हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। सभी बच्चे अपने दोनों हाथ ऊपर करके शोर मचाते हुए अपनी खुशी जताने लगते हैं। कुछ ही देर में रोहित और अनिका अपने सिक्योरिटी गार्डों की गाड़ियों के काफिले के साथ मारवा हाउस के लिए रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद घर के सभी लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं। श्रवण और शकुंतला के लिए चेतावनी। इस वक्त श्रवण और शकुंतला सबसे पीछे खड़े थे। ठीक इसी वक्त करण श्रवण और शकुंतला को वहीं रोकते हुए कहते हैं, तुम दोनों यहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनने के बाद बाकी सभी लोग वहां से चले जाते हैं। श्रवण और शकुंतला वहीं खड़े होकर करण के बोलने का इंतजार करते हैं। करण अपने दोनों हाथ पीछे कर लेता है और बिना उनकी तरफ देखे उन्हें मीठी धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम लोगों ने सभी कुछ ठीक तरीके से किया और अपनी तरफ से किसी भी तरह की अड़चन पैदा करने की कोशिश नहीं की, तो तुम्हारी इसी परफॉर्मेंस के आधार पर तुम्हारे लिए तय की गई इनकम को 5% बढ़ा दिया जाएगा, और अगर तुम्हारी तरफ से कोई भी गलती हुई तो उनमें से 5% की कटौती समझो। ऐसा कहने के बाद करण बिना रुके अंदर की ओर चला जाता है। शकुंतला और श्रवण एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं। इसके बाद वे दोनों अंदर जाने की जगह पर अपने बंगले की तरफ निकल पड़ते हैं। वो अच्छी तरह जानते थे कि यहाँ पर रुकने के लिए उनके पास कोई वजह नहीं है। बेहतर यही था कि इस मुद्दे पर वे दोनों आपस में बात करके शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे माता पिता की तरह सगाई में भाग लें। मारवा हाउस में मीटिंग। अनिका ने मारवा हाउस पहुंचने से पहले ही प्रीति और कौटिल्य को मैसेज करके मीटिंग हॉल में पहुंचने के लिए कह दिया था। मैसेज मिलते ही प्रीति और कौटिल्य अपने अपने काम को छोड़कर मीटिंग हॉल की तरफ निकल पड़े। प्रीति के पास कुछ फाइलें थीं, जबकि कौटिल्य की फाइलें उसके लैपटॉप में थीं। वो भी अपना लैपटॉप लेकर मीटिंग हॉल में पहुंच जाता है। दोनों अनिका का इंतजार करने लगते हैं। ठीक इसी वक्त अनिका और रोहित भी मारवा हाउस पहुंच जाते हैं। अपनी गाड़ी से बाहर आने के बाद अनिका रोहित को साथ आने के लिए कहती है। रोहित भी बिना कुछ पूछे उसके साथ चल पड़ता है। कुछ ही देर में वे दोनों मीटिंग हॉल में पहुंच जाते हैं। प्रीति और कौटिल्य वहां पहले से ही मौजूद थे। अनिका और रोहित को देखते ही वे दोनों अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं।
अनिका उन्हें अपने हाथ के इशारे से बैठे रहने के लिए कह देती है। अनिका और रोहित भी उनके सामने की तरफ अपनी अपनी जगह पर कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। अब अनिका प्रीति से पूछती है, क्या उसे होश आया? उसकी कंडीशन अब कैसी है? प्रीति जवाब देती है, उसे अभी होश नहीं आया है। उसकी कंडीशन पहले से ठीक है, वो खतरे से बाहर है, लेकिन उसे होश में आने में अभी भी कुछ वक्त लगेगा। अब अनिका के चेहरे पर गंभीरता दिखाई देती है और वो कहती है, मुझे उसकी जिंदगी या मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी तरह उसे होश में लाओ और उससे जितनी ज्यादा हो सके जानकारी हासिल करो, और इन सबसे जरूरी बात, उसकी मदद से उस लक्ष्यों का स्केच तैयार करवाओ। उस स्केच को तैयार करने में तुम्हारी मदद कौटिल्य करेगा। फिर कौटिल्य की तरफ देखते हुए कहती है, कौटिल्य, क्या तुम यह कर पाओगे? कौटिल्य अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहता है, सॉफ्टवेयर के इस जमाने में मेरे लैपटॉप के लिए ये कोई बड़ा काम नहीं, मैं उसका स्केच तैयार कर दूंगा। अब अनिका आगे कहती है, अगर सिर्फ यही एक जरिया है सच जानने का, तो मुझे हर हाल में वो लक्ष्य चाहिए, और जल्द से जल्द। एक पल रुकने के बाद अनिका प्रीति के चेहरे की तरफ देखकर कहती है, अपने दिल को थोड़ा मजबूत बनाओ और खासकर इमोशनली स्ट्रांग बनो। अगर तुम्हें लगता है कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा तो अभी कह दो, भूमिका इस काम को बड़ी ही आसानी से कर लेगी। अब प्रीति जवाब देती है, अनिका दी, आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं, मैं डॉक्टर हूँ, इमोशनली वीक नहीं हो सकती। पिछली बार मैं सिर्फ इसलिए कमजोर पड़ गई क्योंकि मेरे सामने एक कम उम्र की लड़की थी जिसकी अपनी दुख भरी दास्तां थी और हमारे दुश्मन के हाथों मिसगाइड हुई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं मेरी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। उनके लिए हमारे घर के छोटे बच्चों की भी जिंदगी के लिए कोई मायने नहीं है, तो फिर मेरे लिए उनके किसी भी आदमी या औरत का कोई भी मूल्य कैसे हो सकता है? आप चिंता मत करें, जितना जल्दी हो सकेगा मैं इस काम को पूरा कर दूंगी। इसके लिए भूमिका दी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब अनिका प्रीति से आगे कहती है, विशु की रिपोर्ट में अब तक क्या कोई प्रोग्रेस हुई है? प्रीति जवाब देती है, हाँ अनिका दी। ऐसा कहकर वो अपने साथ लाई हुई फाइलों को, जिन्हें उसने अपने सामने रखा हुआ था, उठा लेती है और अपनी जगह से खड़े होते हुए उन फाइलों को उठाकर अनिका के पास ले जाती है। अनिका कुछ ही देर में फाइल के सभी पेजों को पलट देती है। सभी फाइल्स को पढ़ने के बाद अनिका कहती है, अगर मैं सही हूँ तो सौम्या हमारे दुश्मनों के लिए काम करती है। सौम्या की कमजोरी विशु है। विशु हमारे पास है। हमारे पास से विशु को ले जाना उनके लिए नामुमकिन है, इसीलिए अब वो विशु की ही तरह कोई दूसरा टारगेट ढूंढेंगे। मीटिंग हॉल, मारवा हाउस। अब अनिका कौटिल्य और प्रीति की तरफ देखते हुए आगे कहती है, दूसरा टारगेट वही होगा जिसके अंदर विशु के सिमिलर वांछित चीज होगी, और वो खास चीज है विशु का ब्लड ग्रुप। अब वो कौटिल्य को हिदायत देते हुए कहती है, तुम्हें पहले प्रीति के साथ बैठकर इस खास चीज को ऊपरी स्तर पर समझना होगा। उसके बाद तुम्हें ये पता लगाना है कि हमारे दुश्मनों के लिए उनका सबसे इजी टारगेट कहाँ पर है। एक बार ये पता चल जाए, उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगी। कौटिल्य कहता है, जो हो जाएगा मैडम। अब अनिका आगे कहती है, कौटिल्य, मैं नहीं चाहती कि हमारी किसी गलती की वजह से किसी भी निर्दोष की जान जाए। वैसे तो अब तक ये तय हो चुका है कि सौम्या हमारे दुश्मनों के साथ मिली हुई है, लेकिन फिर भी जितना जल्दी हो सके हमारे पास जितनी भी चीजें मौजूद हैं उन्हें सबूत में बदलने की कोशिश करो। मेरा मतलब है कि उन सबसे पता लगाने की कोशिश करो कि किसके बीच क्या कनेक्शन है। कौटिल्य कहता है, जी मैडम। अब अनिका रोहित की तरफ देखती है और आंखों ही आंखों में सवाल करती है कि क्या वो कुछ कहना या पूछना चाहता है। रोहित अपनी आंखों के इशारे से मना कर देता है। अब अनिका कौटिल्य और प्रीति की तरफ देखते हुए कहती है, तुम दोनों जा सकते हो। याद रहे, तुम दोनों के पास सिर्फ 4 दिन का वक्त है, उससे पहले तुम्हें ये काम खत्म करना होगा। जैसे ही वे दोनों जाने के लिए अपनी जगह से खड़े होते हैं, अनिका प्रीति से कहती है, प्रीति, तुमने वाकई तारीफ के लायक काम किया है। तुमने जो इन्फॉर्मेशन विशु से इकट्ठी की है वो हमारे लिए वाकई काफी काम की साबित हो सकती है। वेल डन, कीप इट अप। इसके बाद प्रीति और कौटिल्य वहां से चले जाते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद रोहित एक बार अपने ऑफिस में जाकर अपने काम खत्म करना चाहता था, लेकिन अनिका उसे रोकते हुए कहती है, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। उसके बाद जाकर अपने काम पूरे कर लेना। रोहित हल्की सी गर्दन हिलाता है और इसके बाद रोहित व अनिका अपने बेडरूम में पहुंच जाते हैं। अनिका कहती है, विशु के ब्लड ग्रुप का सौम्या के लिए क्या उपयोग है, इसका पता लगाना एक आसान काम नहीं है। मुझे खुद रिसर्च करनी होगी। विशु से बातचीत के आधार पर जो भी क्लू हमें मिले हैं वो बाहर की दुनिया में किसी को भी बताना सुरक्षित नहीं होगा। हो सकता है
कि इसमें कोई ऐसा राज छुपा हो जिससे इस खास ब्लड के अन्य लोगों की जान के लिए एक नए तरीके का खतरा उत्पन्न हो जाए। रोहित अनिका की बात को पूरा करते हुए कहता है, मतलब अब तुम यह चाहती हो कि सगाई वाले दिन तक तुम्हें बिल्कुल परेशान न किया जाए। अब तुम अपने रिसर्च लैब में जाकर एक बार फिर से मुझे कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से भूल जाना चाहती हो। रोहित की बात पर अनिका उसे घूर कर देखती है। रोहित भी अपने चेहरे से ऐसे भाव प्रकट करता है जैसे कि कोई छोटा बच्चा रूठने का नाटक कर रहा हो। अब अनिका अपने दोनों हाथ कमर पर रख लेती है और कहती है, मतलब मैं नहीं जाऊं। अनिका की बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। अब अनिका कहती है, तो फिर इसका क्या मतलब है। रोहित बड़े ही प्यार से कहता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हर रात मेरे साथ डिनर करो। 24 घंटों में से कम एक बार तुम्हारा चेहरा देखना मेरे लिए कितना ज़रूरी है, ये मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। अनिका जवाब देती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। रोहित कहता है, क्यों नहीं, इसमें ऐसा भी क्या मुश्किल है। अनिका कहती है, मुझे अपने काम के बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। रोहित कहता है, क्या मैं डिस्ट्रैक्शन हूँ? क्या मैंने तुम्हें कभी डिस्टर्ब किया? मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। अब अनिका मुस्कुराकर रोहित की ठोड़ी को पकड़ते हुए हल्का सा हिलाकर कहती है, तुम्हें क्या पता कि ये चेहरा मेरे लिए कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। फिर दोबारा से अपने हाथ को नीचे करके एक कदम पीछे हटकर रोहित की तरफ उंगली करते हुए कहती है, तुम मुझसे नहीं मिल सकते, दैट्स फाइनल। अब रोहित अनिका के करीब आते हुए कहता है, प्लीज। बदले में अनिका अपने चेहरे के भाव बदलकर हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, प्लीज। अब रोहित एकदम खामोश हो जाता है। तभी कुछ सोचने के बाद अचानक ही रोहित को अंदर ही अंदर मीठी सी गुदगुदी होने लगती है। फिर वो एक पल के बाद मुस्कुराते हुए अनिका के पास आकर कहता है, क्या सच में मेरा चेहरा तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन है? रोहित की इस बात पर अनिका के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। फिर रोहित आगे कहता है, अच्छा ठीक है, जाओ, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें अपना काम चौथे दिन की सुबह तक खत्म करना होगा ताकि तुम उस दिन और रात सोकर अपनी नींद पूरी कर सको, ताकि 5वें दिन प्रीति और ओंकार की सगाई एंजॉय कर सको। अनिका रोहित की बात पर अपनी गर्दन हिला देती है। अब रोहित आगे कहता है, अगर तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ तब भी तुम चौथे दिन की सुबह लौट आओगी, बाकी का काम तुम बाद में कर लेना। अनिका इस बार फिर से अच्छे बच्चे की तरह अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। रोहित अपनी दोनों बाहें अनिका की तरफ फैला देता है। अनिका धीरे से रोहित के गले लग जाती है और आंखें बंद कर लेती है। रोहित भी अपनी बाहों को समेटते हुए बिल्कुल ऐसा ही करता है। कुछ देर बाद अनिका रोहित से अलग होकर कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद अपनी लैब के लिए चली जाती है और रोहित अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सीक्रेट रिसर्च लैब। जब अनिका लैब में पहुंचती है तो देखती है कि एनी अपने काम में बिजी थी। उसकी आंखें एक बड़ी सी स्क्रीन पर टिकी हुई थीं और हाथ लगातार इधर से उधर चल रहे थे। अनिका के आते ही वो अपने काम को रोक देती है। फिर वो अपना काम छोड़कर अनिका के पास पहुंच जाती है और कहती है, हेलो मैडम, हाउ आर यू? अनिका जवाब देती है, मैं ठीक हूँ, क्या तुम किसी काम में बिजी हो? एनी जवाब देती है, मैं उनके लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रही हूँ, मुझे लगता है कि कल तक ये काम पूरा हो जाएगा। अब अनिका कहती है, इस काम के लिए अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, फिलहाल तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। एनी जवाब देती है, माई प्लेजर मैडम, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, आप आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है। एक पल रुककर एनी आगे पूछती है, क्या हम कुछ नया करने जा रहे हैं? अनिका अपनी पॉकेट से कुछ सैंपल निकालती है और कहती है, हाँ, हम कुछ नया करने जा रहे हैं। फिर उन सैंपल की तरफ इशारा करते हुए अनिका आगे कहती है, मेरे पास ये सैंपल हैं, हमें ये पता करना है कि इन सैंपल में किन चीज़ों की अधिकता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के बोन मैरो से इस बोन मैरो में क्या अंतर है, या फिर ये समझ लो कि इसमें क्या विशेष बात है। बस हमें यही पता लगाना है। यदि हम इतना कर पाए तो समझ लो कि सफलता की ओर एक सीढ़ी चढ़ गए। एनी जवाब देती है, मैडम, मैं तैयारी शुरू करती हूँ। इसके बाद अनिका अपने काम में व्यस्त हो जाती है और बाकी की तैयारी शुरू कर देती है। ओमकार का कमरा। आज सुबह से लेकर अब तक भी ओमकार सन्नी से मिलने एक बार भी नहीं गया था। अंत में सन्नी ओमकार को ढूंढते हुए ओमकार के कमरे में पहुंच जाता है। ओमकार सोफे पर बैठकर सामने मौजूद टेबल पर अपने दोनों पैर रखकर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था। उसने एक हाथ मोड़कर दूसरे हाथ की कोहनी को सहारा दे रखा था और दूसरे हाथ की कोहनी पर अपना चेहरा रखा हुआ था। सन्नी दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच जाता है।
ओमकार एक नज़र उठाकर सन्नी की तरफ देखता है और दोबारा से अपनी हथेली पर अपना चेहरा टिका लेता है। सन्नी ओमकार के चेहरे पर छाई हुई मायूसी देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? ओमकार अपनी पलकें हिलाता है। इसका मतलब था कि वो ठीक है। ओमकार के इस तरह के व्यवहार पर सन्नी अपना हाथ बढ़ाकर उसके माथे को छू कर देखता है। ओमकार के शरीर का तापमान सामान्य था। अब सन्नी सोचता है कि ओमकार के इस तरह कमरे से बाहर न निकलने का क्या कारण हो सकता है। सन्नी पूछता है, तुम्हारी और प्रीति की बातचीत हुई? सन्नी के सवाल के जवाब में एक बार फिर से ओमकार सिर्फ अपनी हल्की सी गर्दन ना में हिला देता है, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलता। सन्नी को बड़ी ही हैरानी होती है। अब सन्नी कहता है, तुम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग कल ही क्लियर हो गई थी, फिर आज बातचीत नहीं होने का क्या कारण है? ओमकार कोई जवाब नहीं देता। सन्नी फिर से नया सवाल पूछता है, क्या तुम प्रीति से मिलने गए थे? ओमकार फिर से जवाब नहीं देता। सन्नी नए तरीके से सवाल पूछता है, क्या प्रीति ने बात करने से मना कर दिया? पर क्यों? ओमकार इस बार भी कुछ नहीं कहता। अब सन्नी को धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है। वो अपनी जगह से खड़ा होता है और ओमकार के चेहरे के सामने पहुंच जाता है। कुछ पलों तक लगातार उसे घूरता रहता है। तब ओमकार भी कोई रिएक्शन नहीं देता तो वो अपने हाथ को उसके हाथ पर दे मारता है, जिससे उसकी हथेली उसके चेहरे के नीचे से हट जाती है। अब ओमकार उदास चेहरे से अपनी निगाहों को ऊपर की तरफ उठाकर सन्नी की तरफ देखता है। इस वक्त उसका चेहरा ऐसा था जैसे न उसे कुछ समझ आ रहा था, न उसे सन्नी पर गुस्सा आ रहा है, न सन्नी की किसी भी बात का वो जवाब देना चाहता है। अब ओमकार अपने दोनों हाथ नीचे करके अपने सिर को पीछे की तरफ कर लेता है। अब सन्नी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। वो कमरे में इधर से उधर घूमने लगता है, फिर लंबी गहरी सांस लेकर अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसके बाद एक बार फिर से बीन बैग लेकर ओमकार के सामने आ जाता है और वहीं बैठ जाता है। फिर ओमकार से कहता है, क्या तुम फाइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो? अगर तुमने बोलना शुरू नहीं किया तो समझ लो कि तुम मेरे हाथों से बचने वाले नहीं हो। अब मैं तुम्हें इस तरह और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुपचाप सारी बात बताते हो या पिटने के बाद मुंह खोलोगे? ओमकार अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी करके बड़े ही भारी मन से कहता है, दोस्त, तुमने जिसे पसंद किया उससे तुम्हारी बात पक्की हो गई और मैं यहाँ जिससे प्यार करता हूँ वो मुझसे दूर होती जा रही है। तुम क्या समझोगे इस वक्त मेरी तकलीफ क्या है? इतना कहकर ओमकार फिर से चुप हो जाता है। अगर ओमकार थोड़ी और खरी खोटी सन्नी को सुनाता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओमकार का फिर से चुप हो जाना सन्नी को बड़ा ही भारी पड़ रहा था। इसीलिए वो उस पर भड़कते हुए कहता है, ओह, तो तुम्हें बुरा लग रहा है कि मेरी और मुक्ता की कहानी शुरू होने वाली है? तुम्हें अपने दोस्त से चिढ़ हो रही है? मुझे तो कभी तुम्हारे और प्रीति के साथ होने से बुरा नहीं लगा, जबकि मैं सिंगल था। मैंने हमेशा तुम दोनों के साथ होने की ख्वाहिश की। मुझसे तुम्हारे लिए अगर थोड़ा भी कुछ हो सका तो मैंने करने की कोशिश की, और एक तुम हो जो मेरी दोस्ती का ये सिला दे रहे हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने मन में ऐसे ख्याल लाने की? अब ओमकार फिर से बड़ी ही उदासी के साथ कहना शुरू करता है, तुम मेरी बात का गलत मतलब समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब है कि काश मेरे माँ बाप भी तुम्हारे माँ बाप जैसे होते। देखो, तुम्हारे माँ बाप ने बिना किसी तरह की नोक झोंक के तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। एक यहाँ मेरे माँ बाप हैं कि हमारे रिश्ते के ऊपर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे हैं। बताओ, उनके जहर से अब मैं हमारे रिश्ते को कैसे बचाऊं? एक पल रुककर दोबारा कहना शुरू करता है, मैं सुबह से कितनी बार प्रीति को फोन कर चुका हूं, पर उसने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। मैं न जाने कितनी बार उसके कमरे के चक्कर लगाकर आ चुका हूं, पर वो मुझे एक बार भी कहीं नहीं मिली। अब तुम ही बताओ, जब मेरी उससे बात ही नहीं होगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है? कल ही मुक्ता ने सबके सामने सारी बात एकदम साफ कर दी थी। मैंने अपने माँ बाप के किए के लिए प्रीति से माफ़ी भी मांग ली। अब तुम बताओ, इसके अलावा मैं क्या करूं? एक पल रुकने के बाद ओमकार दोबारा से कहना शुरू करता है, अगर प्रीति इस गलती के लिए मुझे सजा देना चाहे तो मैं तैयार हूं, या वो इसके बदले में कुछ भी चाहे तो मैं करने के लिए तैयार हूं, पर वो कुछ बताए तब तो। फिर से ओमकार चुप हो जाता है। एक पल रुकने के बाद फिर से बोलना शुरू करता है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे मिलने इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी जिंदगी का काला साया तुम्हारी खुशियों पर पड़े। अब सन्नी अपने सर पर हाथ रख लेता है और झट से फर्श पर घुटने के बल बैठते हुए ओमकार के पैरों पर अपने हाथ रख लेता है और उसके बाद कहता है, हे दर्शन शास्त्री, आपके चरण स्पर्श करने से मैं धन्य हो जाऊंगा। अब तक आप कहाँ थे प्रभु? आपके दर्शन से मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा।
अब ओमकार सन्नी के हाथों को अपने पैरों से हटाते हुए अपने पैरों को टेबल से नीचे रख लेता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो? सन्नी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर तुमने ये विरह भवन नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें उठाकर बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर टैप के नीचे खड़ा हो जाना चाहिए और अपने सिर के ऊपर बहुत सारा पानी डालना चाहिए ताकि तुम्हारी सोई हुई बुद्धि जाग उठे। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती कि अगर कल की बात के बाद भी प्रीति का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो बात कुछ और है। तुम इस तरह यहाँ रमता जोगी बनकर बैठे रहोगे तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। चलो अब खड़े हो जाओ, चलकर तुम्हारी प्रीति को ढूंढते हैं। ओमकार कहता है, वो नहीं मिलेगी, मैं हर जगह ढूंढ चुका हूँ। सन्नी फिर से गुस्सा करते हुए कहता है, क्या वो भगवान है जो मौजूद हर वस्तु में समाहित है और हमारी इन आंखों से दिखाई नहीं देगी? अगर तुम्हें नहीं मिली मतलब यहाँ नहीं होगी। अब रात हो चुकी है, वो जहाँ भी गई होगी अपने कमरे में लौट आई होगी। ऐसा कहकर एक पल के लिए सन्नी चुप हो जाता है और फिर कुछ सोचकर दोबारा कहता है, और अगर हमारे ढूंढने पर भी नहीं मिली तो हम मुक्ता की मदद लेंगे। प्रीति उसका फोन जरूर उठाएगी और हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। सन्नी की बात सुनते ही ओमकार अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और कहता है, चलो उसे ढूंढते हैं। दोनों दोस्त कमरे से बाहर निकलकर सबसे पहले प्रीति के कमरे में जाते हैं। प्रीति वहां मौजूद नहीं थी। इसके बाद वे घर के हर उस कोने में घूमकर आते हैं जहां प्रीति के होने की जरा भी संभावना थी, लेकिन मारवा हाउस छानते छानते वे दोनों थक जाते हैं, लेकिन प्रीति का कहीं अता पता नहीं मिलता। अपनी खोज को जारी रखते हुए वे दोनों डाइनिंग हॉल तक पहुंच जाते हैं। सन्नी अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रख लेता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। फिर हल्का सा नीचे झुकते हुए कहता है, पूरे घर में ढूंढ चुके हैं, घर के बाहर भी ढूंढ चुके हैं, पर पता नहीं तुम्हारी प्रीति कहाँ छुप गई है। अब और चलना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा कहकर वो वहीं सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसे इधर से उधर घूमते हुए नौकर दिखाई देते हैं और सन्नी के दिमाग में एक बात कौंध जाती है। वह झट से एक नौकर को रोकते हुए पूछता है, क्या तुमने कहीं प्रीति मैडम को देखा है? वो नौकर कहता है, हाँ, मैंने उन्हें मीटिंग हॉल की तरफ जाते हुए देखा था। इतने में ही वहां से गुजरता हुआ दूसरा नौकर इस बात को सुन लेता है और वो बोल पड़ता है, वहां से तो वो कब की आ चुकी हैं। वो कौटिल्य सर के रूम की तरफ गई हैं, शायद किसी जरूरी काम में बिजी हैं। मैंने अभी अभी भूमिका मैडम को भी वहीं जाते हुए देखा है। इन सब बातों को सुनने के बाद ओमकार भी सन्नी के पास ही बैठ जाता है। कुछ देर तक दोनों दोस्त सोचने की गहन मुद्रा में बैठे रहते हैं। कुछ देर सोचने के बाद ओमकार कहता है, इसका मतलब आज पूरा दिन वो बहुत बिजी थी और अभी तक उसे फुर्सत नहीं हुई है। ओमकार की इस बात पर सन्नी आगे कहता है, और अब जब तुम उससे बात करने जाओगे तो उसकी थकावट तुम पर फ्रस्ट्रेशन बनकर उतरेगी। अब ओमकार बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं अपनी नैया के छेद को और बड़ा नहीं करना चाहता। सन्नी बात को पूरा करता है, इस हिसाब से तुम्हें अभी बात नहीं करनी चाहिए। ओमकार आगे कहता है, बिल्कुल सही, मैं प्रीति से सुबह बात करूंगा और इससे पहले कि प्रीति अपने कमरे से बाहर निकल जाए मैं उसके कमरे में पहुंच जाऊंगा। सन्नी कहता है, गुड बॉय, ये हुई ना कुछ बात, दैट इज स्वीट। कहने के लिए सन्नी ने बड़ी बड़ी बातें कर दी थीं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी प्रीति और ओमकार को लेकर चिंता हो रही थी। उसने हमेशा दोनों को एक खूबसूरत जोड़े की तरह देखा था। उन्हीं के साथ में देखकर सन्नी के मन में एक प्रीति जैसी इंडिपेंडेंट और समझदार पार्टनर की ख्वाहिश होती थी। वो दिल से चाहता था कि जल्द से जल्द दोनों के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अंत में वो ओमकार को चीयर अप करने के लिए कहता है, तुम लोगों की लड़ाई खत्म हो तो हम फिर कपल शो में चलेंगे। मैं और मुक्ता, तुम और प्रीति और हेल्दी टाइम स्पेंड करेंगे। ओमकार हल्की सी मुस्कान देता है। इसके बाद दोनों दोस्त वहां से खड़े होकर चल पड़ते हैं। कौटिल्य का कमरा। टेबल पर कौटिल्य का लैपटॉप रखा हुआ था। उसकी स्क्रीन ऑफ थी लेकिन लैपटॉप अभी भी ऑन था। इसके ठीक सामने बैठकर कौटिल्य और प्रीति विशु के ब्लड ग्रुप के बारे में और उससे प्राप्त की गई बाकी की इन्फॉर्मेशन को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। प्रीति उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि सौम्या विशु का किस तरह से इस्तेमाल कर रही थी। प्रीति कहती है, विशु की बातचीत से और सौम्या के जाने से पहले जब वो विशु से मिली थी, उस वीडियो फोटो से ये बात साफ हो गई है कि उसने विशु के शरीर में कुछ इंजेक्ट नहीं किया था, बल्कि उसने विशु के शरीर से बोन मैरो कलेक्ट किया था। इसीलिए विशु इतना तड़प रहा था, लेकिन वो किसी को कुछ बता सके उस हालत में तब नहीं था, न अब है। जैसा कि अनिका दी कह रही थी कि विशु की गैर मौजूदगी में सौम्या को एक ऐसे इंसान की, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी ऐसे बच्चे की जरूरत होगी जिसका ब्लड ग्रुप विशु जैसा हो। अगर हम सही हैं
तो ये विशु के बोन मैरो का इस्तेमाल इसलिए कर रही है क्योंकि उसी के ब्लड ग्रुप के बोन मैरो में वो चीज़ मौजूद है जिसका सौम्या इस्तेमाल करती है। या दुश्मन जितना ताकतवर है उस हिसाब से देखा जाए तो उन लोगों के लिए ऐसे किसी इंसान को किडनैप कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी, बस उन्हें इस काम में सिर्फ एक ही मुश्किल आएगी। अब कौटिल्य आगे कहता है और वह मुश्किल यह है कि ये कैसे पता लगाया जाए कि वह टारगेट उन्हें कहाँ मिलेगा। प्रीति कहती है, हाँ भैया, बिल्कुल सही। अब कौटिल्य आगे कहता है, उन्होंने ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढने के लिए बड़े बड़े अस्पतालों की सीक्रेट फाइल्स को छान मारा होगा। इस काम के लिए बड़े हैकर की जरूरत है जिसकी उनके पास कोई कमी नहीं। प्रीति आगे कहती है, हाँ ऐसा ही है, जितना अब तक हम देख पाए हैं मुझे भी यही समझ में आया है और इसीलिए अनिका दी आपको ये काम सौंप कर गई हैं, क्योंकि हम में से आप ही इस काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। ये आपको ही पता लगाना होगा कि सबसे नज़दीक और सबसे आसान टारगेट कहाँ पर होगा। कौटिल्य कहता है, मुझे लग रहा था कि ये काम कुछ घंटों का होगा, लेकिन सारी बात को सुनने समझने के बाद अब समझ आ रहा है कि क्यों अनिका मैडम ने 4 दिन का वक्त दिया है। प्रीति कौटिल्य की बात सुनकर अपनी गर्दन दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झुला देती है। अभी कौटिल्य और प्रीति इस मुद्दे को पूरी तरह से समझकर ये तय करने की कोशिश कर रहे थे कि उन दोनों को अलग अलग अपने काम को किस तरह से अंजाम देना है कि ठीक इसी वक्त कौटिल्य के कमरे का दरवाज़ा धड़ाक की आवाज़ के साथ खुलता है। दोनों की निगाह दरवाजे पे जाती है तो भूमिका कमरे के अंदर आती हुई नजर आती है। वो उन दोनों से बिना कुछ कहे वहां मौजूद सोफे पर जाकर बैठ जाती है। अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर अपने दोनों हाथों को बैक रेस्ट पर फैला देती है और सामने की ओर देखने लगती है। इस वक्त भूमिका की भौहें चढ़ी हुई थीं। चेहरे को देखकर आसानी से बताया जा सकता था कि वो गुस्से में भी है और परेशान भी है। प्रीति समझ जाती है कि इस वक्त भूमिका को कौटिल्य के साथ अकेला छोड़ देने में ही समझदारी है। भूमिका यहाँ कौटिल्य से ही मिलने आई होगी। प्रीति कहती है, आप दोनों बातें कीजिए, तब तक मैं अनिका दी का दिया हुआ काम पूरा करने की कोशिश करती हूँ। मैं जाकर उस पेशेंट को देखती हूँ, उसे होश आया या नहीं। ऐसा कहकर प्रीति वहाँ से बाहर की ओर निकल जाती है। प्रीति के जाने के बाद कौटिल्य अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। सबसे पहले वह जग और गिलास उठाता है। गिलास में पानी भरकर भूमिका के पास जाकर बैठ जाता है और भूमिका की तरफ पानी का गिलास बढ़ा देता है। भूमिका कौटिल्य के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे पानी को रख देने के लिए इशारा करती है और अपनी शक्ल को और भी ज्यादा सिकोड़ लेती है। कौटिल्य कहता है, पी लो, दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करने में मदद मिलेगी। भूमिका कौटिल्य की तरफ देखती है। एक पल यूं ही देखते रहने के बाद गिलास अपने हाथ में ले लेती है और एक एक सिप करके पानी पीना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वो सारा पानी पी लेती है। तब कौटिल्य कहता है, अब बताओ क्या हुआ है, इतना परेशान क्यों हो? भूमिका लंबी गहरी सांस लेती है और उसके बाद गुस्से से कहती है, यह निपुण मीना मेरी समझ से बाहर होती जा रही है। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके खिलाफ कोई भी क्लू हाथ नहीं लग रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुकी हूँ उसकी जड़ों का राज हासिल करने के लिए, लेकिन वो तो ऐसे जान पड़ती है जैसे कि आसमान से धरती की ओर लटक रही हो और इसीलिए उसकी जड़ों तक पहुँचना नामुमकिन हो। उसे देखकर मुझे इतना गुस्सा आता है कि उसकी गर्दन मरोड़ दूं। अब लगता है कि मैंने ही उसे यहाँ बुलाकर गलती की। फिर एक पल चुप होकर आगे कहती है, पर मुझे क्या पता था कि मदद मांगने के नाम पर मुसीबत सिर पर आ गिरेगी। इससे तो अच्छा होता कि मैं तुम्हारी ही मदद ले लेती। क्या तुम डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं कर सकते थे? तो मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। भूमिका इसी तरह से और भी बहुत कुछ बोलती चली जाती है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो गुस्से में क्या क्या बोलती चली जा रही है। कौटिल्य बड़ी ही शांति से बैठकर उसकी हर बात को सुन रहा था, साथ ही बीच बीच में उसकी खरी खोटी भी पचाता जा रहा था। कुछ देर बाद जब भूमिका अपने मन की पूरी भड़ास निकाल लेने के बाद शांत हो जाती है, तब कौटिल्य भूमिका का एक हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, जो हो गया उसे तुम बदल नहीं सकती, लेकिन तुम मुझे बताओ कि अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, बस जरूरत है तुम्हें शांत मन से सोचने की। एक बार शुरू से लेकर अंत तक सभी बातों को अपने मन में दोहराओ। मुझे पूरा विश्वास है कोई न कोई ऐसी चीज तुम्हें जरूर मिल जाएगी जिससे हमें मदद मिल सके और हम इस निपुण मीना के केस में कुछ प्रोग्रेस कर सकें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी निशान बाकी